हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने मुख्य सेविका से रिलेटेड 3 प्रैक्टिस सेट अब तक करवा दिए हैं। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर जाकर आप तीनों प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रामायण में, गीता में, महाभारत में या मनुस्मृति में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत में। महाभारत में जो है बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। आइए देखते हैं, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत में मिलता है और कौन सा। इसमें द्रौपदी का विवाह जो है 5 पांडवों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है। तो आप लोग बताइए कि जाति से जो है बाहर जो लोग विवाह करते हैं उसकी प्रेरणा का कारण कहाँ से उत्पन्न होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण या धार्मिक विकास के कारण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औद्योगिक विकास के कारण। जाति से बाहर विवाह की प्रेरणा जो है आपका औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न होती है। कैसे, देखिए, औद्योगिक विकास के कारण युवक युवतियों को एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, जो है युवक युवतियां एक साथ कार्य करती हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे उनमें अंतरजातीय विवाह करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इस तरह से होगा, औद्योगिक विकास के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जातिवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान क्या हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, परिवार नियोजन, स्थानीय सरकार, नगरीकरण में वृद्धि या अंतरजातीय विवाह। तो आप लोग बताइए कि जातिवाद की बुराई को जो है दूर करने का प्रभावी समाधान इनमें से क्या हो सकता है। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह जो है करने से जातिवाद की बुराई को दूर किया जा सकता है। ये इसका प्रभावी समाधान होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जिमरमैन ने, मर्डॉक ने, वार्नर ने या जॉनसन ने। तो बताइए आप लोग, मूल परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मर्डॉक ने। मर्डॉक ने जो है मूल परिवार की अवधारणा दी है। ठीक है, मूल परिवार या केंद्रीय परिवार की अवधारणा मर्डॉक ने दी है। अगला है, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वंश, प्राधिकार, निवास या उत्तराधिकार। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंश। परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण वंश के आधार पर आधारित है। ठीक है, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण वंश पर आधारित है। अगला है, मर्डॉक के अनुसार जो है परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है, क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं, यह पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन है, यह एक ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है, मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, या यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है, यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। ठीक है, परिवार जो है प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है, क्योंकि यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला समूह है। और ये किसके अनुसार है, मर्डॉक के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना
किसका उदाहरण है? ऑप्शंस दिए गए हैं सकारात्मक नियंत्रण का, या फिर अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, या औपचारिक नियंत्रण का। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को अगर जाति से बाहर कर दिया जाता है तो वो किसका उदाहरण माना जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नकारात्मक नियंत्रण का। ठीक है, नकारात्मक नियंत्रण का ये उदाहरण माना जाएगा अगर किसी को जो है अंतर्जातीय विवाह करने के कारण जाति से बाहर कर दिया जाता है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने जो है पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? इम्पॉर्टेंट है कि किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? ऑप्शंस दिए गए हैं जे.एस. घुरिये ने, के.एम. कपाड़िया ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, या इरावती कर्वे ने। तो बताइए आप लोग इनमें से किसने जो है पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एम. कपाड़िया ने। के.एम. कपाड़िया ने जो है पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें व्याख्या क्या दी गई है आइए देख लेते हैं। के.एम. कपाड़िया ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है, जबकि इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन किया है। इरावती कर्वे ने जो है संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन किया है। ठीक है, और इन्होंने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार कहा है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वह परिवार क्या है? वह परिवार जिसकी सदस्यता पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? ऑप्शंस दिए गए हैं परंपरागत संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, एकाकी परिवार, या सदस्यीय परिवार। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाकी परिवार। एकाकी परिवार जो है कहा जाता है जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे हों। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? बताइए आप लोग। जन्ममूलक परिवार, प्रजननमूलक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, या नवस्थानीय परिवार। तो बताइए आप लोग विवाह के बाद जो है व्यक्ति किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजननमूलक परिवार। प्रजननमूलक परिवार की जो है रचना करता है विवाह के बाद। विवाह के उपरांत व्यक्ति संतान उत्पन्न करके प्रजननमूलक परिवार की रचना करता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? बताइए। ऑप्शंस दिए गए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो आप लोग बताएं कि कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, मूल वंश या जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आपका अनुच्छेद 14 में जो है कानूनी समता की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की जो है घोषणा की गई है। ये आपके मूल अधिकार हैं। आइए देखते हैं व्याख्या क्या दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाद का परिणाम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा, प्रजातंत्र के लिए खतरा, नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो बताइए आप लोग जातिवाद का परिणाम क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है जातिवाद के परिणाम होंगे।
राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा और प्रजातंत्र के लिए खतरा, नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि। ये सभी ठीक है। ये समाज का नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना आदि बुराइयां पैदा होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता का कारण है। ऑप्शंस दिए गए हैं पितृसत्तात्मक सोच या उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी, अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो लैंगिक असमानता का कारण जो है ये सभी हो जाएंगे कारण। पितृसत्तात्मक सोच भी, उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी होना और अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी, ये सभी जो है लैंगिक असमानता के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण, महिला शक्ति केंद्र की स्थापना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करना या उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण देना। बताइए इनमें से कौन सा उपाय जो है सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण देना। ये जो है सरकार द्वारा नहीं किया गया है। सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण दिया है, महिला शक्ति केंद्र की स्थापना भी की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया है, लेकिन उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। व्याख्या दी गई है भारत में उच्च न्यायालयों को महिलाओं को आरक्षण नहीं प्रदान किया गया है। दिए गए अन्य उपाय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए हैं। ठीक है, अगला है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया। इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका। बताइए आप लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1950 में, 1952 में, 1976 में या 1978 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1978 में। 1976 में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। किसमें, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो है 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द को इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 25 में जो है धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 26। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26। ठीक है, अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख है और 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्याख्या इसकी दी गई है, पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है।
इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है तथा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। जो ये है आपका अनुच्छेद 26, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि मौलिक अधिकार आपका 25 से 28 तक में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। भाग 3 में है इसका उल्लेख। अगला है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण या वामन पुराण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है आपके लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। ठीक है, पुराण कितने हैं? 18, और 18 पुराण में जो है आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बुद्ध, जैन, शैव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन। स्यादवाद का संबंध जो है जैन धर्म से है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। व्याख्या दी गई है आपकी, स्यादवाद व अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इसका प्रतीक चिन्ह जो है वृषभ था। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, और इसके प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। ठीक है, स्यादवाद व अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वृषभ, सांप, सिंह या गरुड़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है सिंह था। ठीक है, व्याख्या दी गई है आपकी, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इम्पॉर्टेंट है कि जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। इनके माता का नाम त्रिशला था तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है ऋषभ यानी बैल था, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा व्याख्या फिर से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं एकदम राइट हो रहे हैं। चूँकि निगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। व्याख्या दी गई है, देखते हैं व्याख्या क्या है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध थे। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, और पिता का नाम शुद्धोधन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और कब हुआ था? 563 ईस्वी ईसा पूर्व में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। कहाँ है? बिहार में। किस स्थान पर हुई थी? तो बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इम्पॉर्टेंट है जो है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है सॉरी, और इनके जो है संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनकी माता का नाम महामाया, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया जो कि कहाँ है? बिहार में। और किस स्थान पर हुई थी? तो बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए आप लोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, कुंडल वन, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगृह।
इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में की गई थी। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपकी दी गई है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। कब? 383 ईसा पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। इस तरह से आपकी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो कि व्याख्या में आपको बता दिया गया है। पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में 483 ईस्वी में हुई थी ईसा पूर्व में, और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तीसरी जो है बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। ठीक है, चारों बौद्ध संगीतियों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8 या अनुसूची 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। व्याख्या आपकी दी गई है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी जो है प्रावधान का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं उल्लिखित थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसके पहले बता दिया है आपको। प्रैक्टिस सेट तीसरा जो मैंने सॉल्व किया उसमें 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को किस वर्ष जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? पहली बात, संस्कृत तो जो है संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कब प्रदान किया गया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। व्याख्या दी गई है, संस्कृत भाषा को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक काल ऋग्वेद के संकलन से शुरू होता है। किसके संकलन से? ऋग्वेद के संकलन से शुरू होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा इनमें से कौन सी थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और तमिल। बताइए इसमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिल। तमिल जो है ऐसी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा पहली बार दिया गया था। पहली भाषा थी तमिल। व्याख्या क्या दी गई है पढ़ लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है आपका, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल है। इसे भारत सरकार द्वारा कब? 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आइए आगे क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी में भाषा और उसकी शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषणा वर्ष दिया गया है। किन किन भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है और उनकी घोषणा वर्ष जो है दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो तमिल को दिया गया था। ठीक है, कब? 2004 में। उसके बाद संस्कृत को 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। इस तरह से दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, संस्कृत, तेलुगु, तमिल या हिंदी। बताइए आप लोग, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। व्याख्या दी गई है, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रारंभ कब हुआ था? ऋग्वेद के संकलन से प्रारंभ होता है। ठीक है,
संस्कृत का प्रारंभ ऋग्वेद के संकलन से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किए। इसको 1 से 2 बार जो है आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।